हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। कंटिन्यू हम लगा रहे हैं ओल्ड पेपर। दोस्तों आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश एडीपीओ एग्ज़ाम का ओल्ड पेपर देखेंगे 1995 का 1995 का हम दोस्तों यहाँ पर ओल्ड पेपर देखने जा रहे हैं। दोस्तों इससे पहले हमने 1993 को हमने लगवाया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम 95 में हुई थी, तो उनसे हम 95 का पेपर देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या बोलते हैं संविधान के क्वेश्चनों को स्किप कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमारा इंडियन पेनल कोड से 16 क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे और आपकी तैयारी बेस्ट चल रही होगी और आपको क्वेश्चन पेपर लगाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 इंडियन पेनल कोड का जो बात करता है, क्या भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत दंडनीय कोई अपराध भारत की भूमि के बाहर कारित करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी भारत के न्यायालय में उत्तरदायी होता है? क्या ये कहना सही है? हाँ, केवल यदि वह भारत का नागरिक है तब वहाँ, यदि वहाँ जुर्म करने के पश्चात भारत में आता है तब वहाँ नहीं। दोस्तों इसमें सही ऑप्शन है, केवल यदि वह भारत का नागरिक है तब यहाँ ये लागू होता है, ठीक है, तब उत्तरदायी होता है। सही ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों हमारा बी होगा, ठीक है। ये भारत के नागरिकों पर लागू होती है, तो जो ये ज़रूरी है कि वह भारत का नागरिक हो, ठीक है, तब यहाँ सही बात होगी, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय दंड संहिता में न्यायालय कोर्ट ऑफ जस्टिस शब्द घोतक होता है, किसका होता है दोस्तों? आइए देखते हैं। उस कक्ष को जिसमें न्यायाधीश अपनी बैठक करता है, एक सिविल जज के न्यायालय के, ऐसे न्यायालय के जिसे केवल न्यायिक कार्य करने हेतु विधि द्वारा प्राधिकृत किया गया है। उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन दें, ऑप्शन नंबर सी, ऐसे न्यायाधीश के जिसे केवल न्यायिक कार्य करते हुए विधि द्वारा अधिकृत किया गया हो, नियुक्त किया गया हो, तो काय के लिए न्यायिक कार्य करने हेतु, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सही सी ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर गा या सी, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। आईपीसी में प्रयुक्त शब्दों आजीवन निर्वासन से अभिप्राय है, क्या आशय है? किसी व्यक्ति को भारत से बाहर भेजना, किसी व्यक्ति को उसके शेष जीवन हेतु अति पे द्वीपों में भेजना, आजीवन कारावास, और उपरोक्त में से किसी से भी नहीं। और दोस्तों आजीवन निर्वासन से अभिप्राय है आजीवन कारावास, ठीक है। क्या सही ऑप्शन यहाँ पर आजीवन कारावास, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, का आशय आजीवन कारावास से है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ऐसा कुछ भी अपराध नहीं होगा यदि वहाँ सहमति से किया गया हो, यदि वह किसी व्यक्ति द्वारा धमकी के अंतर्गत किया गया हो, यदि वह संचार है, यदि वह प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया हो। दोस्तों इसका सभी का ऑप्शन सही हो चुका होगा, उम्मीद करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है हमारा दोस्तों प्राइवेट प्रतिरक्षा के जो हमारे एक चैप्टर है साधारण अपवाद का, ठीक है। इसमें 76 से लेकर 106 धाराएँ टोटल उसमें हैं, ठीक है, जिसमें बताया गया है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को लेकर 96 से लेकर 106 तक उसे बताया गया है, ठीक है, कि हम अपने सेल्फ डिफेंस पर किसी हत्या भी कर सकते हैं और वो कब कर सकते हैं, किसी परिस्थितियाँ हैं, और उसमें हमारा किया गया कार्य अपराध नहीं होता है, ठीक है। तो यदि वह प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया गया है तो वह अपराध नहीं होगा। सही ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा हमारा डी होगा, ठीक है। महत्वपूर्ण पाठ अध्याय 204 देखेंगे। चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से किस अपराध के लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने की सीमा तक विस्तृत होगा? ठीक है दोस्तों, इसे भाग 4 अध्याय 4 से साधारण जो अपवाद है, ठीक है, ये एक अब चैप्टर तो प्लीज़ से देख लीजिएगा, साधारण अपवाद, इसमें 76 से लेकर तो 106 तक कुल 30 धाराएँ, ये महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, अभी तक हम देख रहे हैं, ठीक है, तो इसे ज़रूर देख लीजिएगा और बहुत महत्वपूर्ण भी है, हमको काफ़ी काम आएगा आगे चल के भी। तो निम्न में से किस अपराध के लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने की सीमा तक विस्तारित होगा? लूट, तालाबंद भवन से चोरी, छल करना, इनमें से सभी तीनों। दोस्तों लूट की स्थिति यदि है, तालाबंद में नहीं, भवन चोरी में इसी से मृत्यु नहीं कर सकते ना छल करने में, लेकिन यदि लूट करता है और लूट करने में ये ऐसा लगता है हमें कि
ये हमला इतना खतरनाक हो सकता है जिससे कि इंसान की मृत्यु हो सकती है, तो अपने बचाव में प्राइवेट प्रतिरक्षा में वो उसकी हत्या तक कर सकता है। ठीक है, कितनी अवधि तक विस्तारित होगा। तो सही ऑप्शन दोस्तों हमारे यहाँ पर ए होगा। ठीक है, और ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किसी भी व्यक्ति द्वारा कारित किए गए किसी कृत्य का दुष्प्रेरण तब तो कहा जाएगा जब अपराध कारित करने वाला व्यक्ति उस पर परम मित्र हो, जब अपराध कारित करने वाला व्यक्ति उसका निकट संबंधी हो, जब अपराध कारित करने वाले ने अपराध घटित करते होते हुए देखा हो, जब अपराध कारित करने वाले ने उससे से मंत्रणा की हो। तो दोस्तों दुष्प्रेरण तब कहा जाएगा जब अपराध कारित करने वाले ने उससे आमंत्रणा की हो। सही ऑप्शन है दोस्तों मंत्रणा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा डी होगा, ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, तब दुष्प्रेरण कहा जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देखते हैं। सजा जिसके लिए कोई दुष्प्रेरक उत्तरदायी होता है हमेशा दुष्प्रेरित अपराध की सजा के लिए समान ही होती है, हमेशा दुष्प्रेरित अपराध की सजा से भिन्न होती है, हमेशा दुष्प्रेरित अपराध की सजा से कम होती है, और परिस्थितियों जैसे कि वास्तव में अपराध कारित कर होने के अनुरूप समान के कम सजा में बदलती रहती है। तो दोस्तों यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा सही समझ में आ रहा है, तो मैं ये समझ में आ रहा है डी ये जगह कि परिस्थिति हो जैसे कि वास्तव में अपराध कारित होना के अनुरूप समान के कम सजा में बदलती रहती है। सही ऑप्शन दोस्तों 22 का हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, यदि भारतीय सेना का कोई जवान अभित्याग करने के पश्चात अपनी पत्नी के मकान में उसकी सहायता से छुपता है तब उसकी पत्नी अभित्यजक को संशय देने के अपराध की दायी नहीं होगी। उसकी पत्नी अभित्यजक को संशय देने के अपराध की दायी होगी। उसकी पत्नी अभित्याग के अपराध के दुष्प्रेरण हेतु दायी होगी। उसकी पत्नी एक जवान को अपने कर्तव्य से विचलित करने के अपराध की दायी होगी। दोस्तों 23 का सही ऑप्शन नंबर ए, उसकी पत्नी अभित्याजक को संशय मतलब उदाहरण देने के अपराध की दायी नहीं होगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, किसी ग्राम के एक मकान की छत पर 4 से अधिक व्यक्तियों का एक समूह एकत्रित होता है। उसके पास की एक अन्य छत पर उसी समय 5 अन्य व्यक्ति का एक और दूसरा समूह एकत्रित होता है। एक छत पर 4 तो एक छत पर 5। उसके उपरांत दोनों समूह एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं। क्या ये निम्न में से किसी अपराध के लिए उत्तरदायी होंगे? विधि विरुद्ध जमाव के होंगे, दंगा के होंगे, बलवा के होंगे, या फिर इन तीनों में से किसी के भी नहीं होंगे। और दोस्तों 24 का सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी गा, बलवा के वो राइटिंग के यहाँ पर वो दायी होंगे। इसी के सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25 देखते हैं। यदि सत्य बोलते हो हेतु कोई व्यक्ति अबद्ध है और ये जानते हुए कि असत्य कथन करता है, और निम्न में से कौन सी स्थिति सही होगी? यदि उसने पुलिस अधिकारी को असत्य कथन दिया हो तो मिथ्या साक्ष्य देने के अपराध का दोषी होगा। वह किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा। वह मिथ्या साक्ष्य देने के अपराध का केवल तभी दोषी होगा जबकि वह कथन न्यायिक कार्रवाई की किसी अवस्था में दिया हो। वह मिथ्या साक्ष्य देने के अपराध का दोषी होगा यदि वह उसने किसी वरिष्ठ अधिकारी को बयान दिया हो। दोस्तों इनमें से सही जो ऑप्शन हमारा है वो है ऑप्शन नंबर सी कि वह मिथ्या, ऑप्शन नंबर सी सही पर होगा हमारा। ठीक है, कि वह मिथ्या साक्ष्य देने के अपराध का केवल तभी दोषी होगा। कब होगा? जबकि उसने वह कथन न्यायिक कार्रवाई की किसी अवस्था में दिया हो। ठीक है, जब न्यायिक कार्रवाई चल रही हो और इसी कार्रवाई के अंतर्गत उसने बयान दिया हो तो ऐसा वो दायी होगा, अन्यथा बाकी ऑप्शनों में नहीं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, दूसरों को क्षोभ। नंबर 2 अश्लील कृत्य। नंबर 3 सार्वजनिक स्थान से निकटता एवं
सार्वजनिक स्थान में। इन चारों घटकों में से उनका निम्न में से कौन सा संयोजन भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के अंतर्गत दंडनीय अश्लील कृत्य के अपराध का गठन करेगा। दोस्तों हमारी 294 पूछी गई है आईपीसी की धारा। तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हमारा सही होगा। चारों 1, 2, 3 एवं 4 की घटक है। प्रथम 1, 2 एवं 4 और केवल प्रथम 2, 1 और 2 ही। दोस्तों सही ऑप्शन यहाँ पर हमारा होगा 26 का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चारों। ठीक है, चारों ही यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एवं फोर्थ ये घटक। आइए क्वेश्चन नंबर 27। शाह ब पर आघात करता है, इस प्रकोपन से हिंसात्मक क्रोध से भर उठता है। आ जो कि पास ही खड़ा था, बा के इस क्रोध का लाभ उठाने और उससे शाह की हत्या करवाने की नियत से बा के हाथ में उस उद्देश्य हेतु एक चाकू दे देता है। बा शाह की उस चाकू से मृत्यु कारित कर देता है। इन तथ्यों में निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही होगा। आइए समझ चुके हैं हम लोग, अब समझते हैं ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा। दोनों आ एवं बा हत्या की कोठी में न आने वाले आपराधिक मानववध के दोषी होंगे। आ और बा दोनों ही हत्या के दोषी हैं। बा आपराधिक मानववध तथा आ उसके दुष्प्रण का दोषी है, और बा आपराधिक मानववध तथा आ हत्या का दोषी है। और दोस्तों यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है, बा आपराधिक मानववध तथा आ हत्या का दोषी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ दोस्तों में आप, किसने यहाँ पर हत्या का प्रयास किया और किसने उसको उकसाया। तो सही ऑप्शन यहाँ पर आपका डी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मुर्गे को मारकर चुराने के आशय से आ उस पर गोली चलाता है। एक मुर्गे को मार कर चुराने के आशय से आ उस पर गोली चलाता है, और बा जो कि एक झाड़ के पीछे था को मार देता है। ठीक है, मारना उसको चोरी के हिसाब से मुर्गे को था, लेकिन उसको पता नहीं, गलती से वो झाड़ी पर एक व्यक्ति था, उस पर गोली लग जाती है और वो मर जाता है। तो आ को बा के वहाँ होने का ज्ञान नहीं था। यदि वहाँ आ का हत्या के लिए विचरण किया जाता है तब उसका निष्कर्ष क्या होगा। ठीक है, तो कि आ ने हत्या के अपराध को कारित किया है। आ ने आपराधिक मानववध के अपराध को कारित किया है, कि आ ने हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध तक के अपराध को भी कारित नहीं किया, कि आ लूटमार का दोषी है। दोस्तों देखिए उसका जो उद्देश्य था वो मारने का नहीं था, यहाँ तक कि उसकी चोरी का उद्देश्य से वो मुर्गी को मार रहा था। ठीक है, तो इसके हिसाब से 28 का सही ऑप्शन जो है वो आ रहा है यहाँ पर, कि आ ने हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध तक के अपराध को भी कारित नहीं किया है। यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा हो रहा है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आ जो कि 6 वर्षीय बालक है, बा को चोट पहुंचाने के आशय से धक्का देता है, जिसके फलस्वरूप बा नीचे गिर जाता है और एवं उसके अग्रभुजा की हड्डियां टूट जाती है। तब क्या आ होगा। किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा। अब दोस्तों देखिए, आ जो कि 6 वर्षीय बालक है, बा को चोट पहुंचाने के आशय से धक्का देता है। अब आपको बता चुके हैं दोस्तों, आईपीसी की धारा 82 में बात कही गई है कि 7 वर्ष से कम बालक बालिकाओं को क्या है, सजा से छूट है। अपवाद में आते हैं ये। और 6 वर्षीय बालक को हम अपरिपक्व मानते हैं, और 6 वर्ष बालक के द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आइए ऑप्शनों से मिलान करते हैं। किसी भी अपराध का दोषी नहीं है। घोर उपपत्ति कारित करने के अपराध का दोषी है। साधारण आपत्ति कारित करने के अपराध का दोषी है। हमला करने का अपराध का दोषी है। और दोस्तों हम आपको बताएं तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, किसी भी अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो 6 वर्षीय बालक है, ठीक है, और यहाँ पर 7 वर्ष तक के बालक द्वारा किया गया अपराध नहीं होता है। ठीक है, और 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया गया कार्य अपराध है, यदि वह परिपक्व समझ उसकी देखी जाएगी वो व्यक्ति किस कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये हमारी
दोस्तों अभी तक हम देखे हैं कि हमारा साधारण अफवाद से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं MPADPO में, ठीक है। तो MPADPO के लिए विशेष तौर पर हमें अफवाद वाले चैप्टर को अच्छे से समझना होगा। और बहुत जल्द ही मैं उनका वीडियो भी आपके सामने लेकर आऊँगा, उसके धाराओं का, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, जो कोई भी व्यक्ति लूटमार कारित करने के उद्देश्य से और लूट का माल ले जाने हेतु अन्य चार के साथ हेतु होता है, वह दोषी होगा। अब दोस्तों आप चोरी की परिभाषा जानते होंगे, चोरी की परिभाषा, ठीक है। चोरी क्या है, लूट क्या है और डकैती क्या है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चनों का आंसर आसानी से दे पाएंगे। डाकू होने का, लुटेरा होने का, ठग होने का, चोर होने का। तो दोस्तों यहाँ कोई व्यक्ति जो लूटमार कारित करने के उद्देश्य से और लूट का माल ले जाने के हेतु चार के साथ संयुक्त होता है, तो डाकू होने का यहाँ पर वो सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, डाकू होने का सही ऑप्शन है हमारा यहाँ पर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ये है कहकर तुम्हारा बच्चा हमारे गिरोह के हाथों में है और यदि तुमने हमें 10,000 रुपये की राशि नहीं भेजी तब उसे मार दिया जाएगा। काज से संपत्ति प्राप्त करता है और उसका कृत्य किस कोटि में आएगा। चोरी की, लूट की, फिरौती के लिए अपहरण की, उद्यापन एक्सट्रैक्शन की। 231 का सही ऑप्शन है हमारा उद्यापन। यहाँ पर उद्यापन आएगा, ठीक है, जिसकी हमको बारे में बताया गया है 283 में, ठीक है, 383 में। तो इसमें दोस्तों ये कृत्य किया गया है, तो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति 17 वर्ष की आयु के किसी लड़के को फुसलाकर या अन्यथा ले जाता है तब यह कहा जाएगा कि उसने कारित किया है। अपहरण का अपराध कोई अपराध नहीं, अपहरण का अपराध, ठीक है। तो दोस्तों जब कोई व्यक्ति 16 वर्ष की आयु की किसी लड़की को फुसलाकर ले जाता है तो वो अपहरण का अपराध माना जाएगा। सही ऑप्शन है हमारा सी होगा, अपहरण क्या होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपनी स्वयं की पत्नी के साथ लैंगिक संभोग तब बलात्कार होता है जबकि पत्नी की इच्छा के विरुद्ध क्या हो। पत्नी जब 18 वर्ष से कम आयु की हो तो उसकी इच्छा के विरुद्ध किया गया हो। पत्नी जब 16 वर्ष से कम आयु की हो तब उसकी इच्छा के विरुद्ध किया गया हो। जब पत्नी की आयु 15 वर्ष से कम आयु की हो तब उसकी सहमति या असहमति से किया गया हो। तो ये अपराध, इसके सही ऑप्शन यहाँ पर हमारा दोस्तों 15 वर्ष की आयु का है, ठीक है। ये हमको दिया गया है IPC में। तो 15 वर्ष से कम आयु की जब तक उसकी सहमति या असहमति कोई प्रभाव नहीं होगा, यहाँ उससे बलात्कार माना जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सही हमारा होगा डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, एक वस्तु पर कुटकृत चिन्ह लगाकर बा को ये विश्वास कराता है कि वह वस्तु एक प्रतिष्ठापित विनिर्माता द्वारा निर्मित है, प्रवंचित करता है और इस प्रकार बा को उस वस्तु का मूल्य देकर क्रय करने हेतु उत्प्रेरित करता है। ऐसा करके आने कारित किया है। दोस्तों झूठा ना, ये फ्रॉड करके उसने वहाँ पर चिन्ह लगाकर उस नकली वस्तु को असली के रूप में दिखाया, ठीक है, और उससे केरा भैया खरीद ले असली वस्तु ऐसा। तो ऐसा व्यक्ति किसी को किसी को विश्वास दिलाकर ऐसा कार्य करता है तो उसने क्या कूट रचना किया है, छल किया है, न्यास भंग करने का या प्रतिरूपण का। तो दोस्तों यहाँ पर उसने जो है अपनी मान लीजिए अपन कोई कार्य करते हैं, गलत बात है लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, तो छल माना जाता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, छल किया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 34 का हमारा सही होगा बी, छल किया है। कूट रचना उन्होंने की है, कूट रचना करके छल किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, बा की जेब में हाथ डालकर उसकी जेब काटने का प्रयास करता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है ये अलग अलग अंदाजों से, परंतु बा की जेब में कुछ भी नहीं है और इसलिए अपने प्रयास में असफल रहता है, तब वह क्या है। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन IPC की धारा 511 लास्ट धारा में ये इसी बारे में बताया गया है। किसी भी अपराध का दोषी नहीं है, चोरी कारित करने के प्रयास का दोषी है, स्वयं चोरी का दोषी है, उद्यापन का दोषी है, चोरी पारित करने या प्रयास करने का दोस्तों यहाँ पर क्या है, दोषी है। ऑप्शन नंबर सी बी सही होगा, ऑप्शन नंबर खा, ठीक है।
आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। ये हमारे दोस्तों आईपीसी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा सीआरपीसी 1973 की ओर। ठीक है, आइए देखते हैं, ये हमको प्रोसीजर बताता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं वारंट मामला। वह मामला होता है, कौन सा मामला है वारंट मामला? जिसमें कि प्रथम बार में केवल वारंट ही जारी किया जा सकता है? नहीं। इसका विचारण केवल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा ही किया जा सकता है? नहीं। जो कि किसी मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक तक का कारावास से दंडनीय अपराध से संबंधित होता है। वेरी गुड, यही सही ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, जो कि किसी मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक कारावास के जो अपराध होते हैं वो अपराध क्या माने जाते हैं? वारंट मामले माने जाते हैं। और इससे नीचे वाले मामले हमारे समन मामले माने जाते हैं। ठीक है, हो आसंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वारंट मामला कौन सा मामला होता है? जिसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक तक के कारावास से दंडनीय अपराध से संबंधित होता है। सही ऑप्शन ये हमारा सी होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। निम्न 4 नामों में से वह कौन सा सही नाम है जो कि दंड प्रक्रिया संहिता में वर्गीकृत एक न्यायालय का है? कोर्ट ऑफ सेशन, सेशन न्यायालय, कोर्ट ऑफ सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, जजेस कोर्ट्स। दोस्तों निम्न 4 नामों में से वह नाम है जो दंड प्रक्रिया संहिता में वर्गीकृत न्यायालय है, तो वो है सेशन न्यायालय। ठीक है, और आपको मैं वीडियो अब तक एक पढ़ाते आ रहा हूँ जिसमें आपने देखा है कि सेशन न्यायालय को ही राज्य सरकार क्या करती है? विशेष न्यायालय के रूप में निर्मित करती, बनाती है। कि विशेष न्यायालय किसे बनाती है? सेशन न्यायालय को ही। तो सीआरपीसी में क्या वर्गीकृत है भैया? सेशन न्यायालय। आइए क्वेश्चन नंबर 38। न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा? नहीं। राज्य सरकार द्वारा? राज्यपाल द्वारा? या उच्च न्यायालय द्वारा? दोस्तों आपको मालूम है कि न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों की जो पीठासीन की नियुक्ति है, और हम सेकंड सिविल जज की जो सेकंड हम एग्ज़ाम देते हैं ना, तो इनकी नियुक्ति जो है वो हाई कोर्ट द्वारा की जाती है। सही ऑप्शन यहाँ पर होगा हमारा डी, उच्च न्यायालय द्वारा। ठीक है, सही ऑप्शन होगा उच्च न्यायालय द्वारा, डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में अभियोजन संचालित करते हैं शासकीय अधिवक्ता करते हैं, पुलिस निरीक्षक, उप निरीक्षक पुलिस, सहायक लोक अभियोजक। तो मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में अभियोजन संचालित कौन करता है? सहायक लोक अभियोजन। ठीक है, सही ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग न्यायिक निम्न में से किस सजा को पारित करने के लिए अधिकृत है? दोस्तों प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेकंड वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है ना, सेशन न्यायालय, ऐसे सारे मजिस्ट्रेटों की प्रावधान के बारे में आए हमारे सीआरपीसी में बताई गई कौन मजिस्ट्रेट कितनी सजाएं दे सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? मृत्युदंड दे सकता है? दोस्तों नहीं, मृत्युदंड सेशन न्यायालय दे सकता है, वो भी उच्च न्यायालय की पुष्टि होने के पश्चात। किसी भी अवधि के लिए कारावास, कैसी अवधि के लिए कारावास? जो 3 वर्ष तक अनाधिक हो। ऐसी अवधि के लिए कारावास जो 2 वर्ष के अनाधिक हो। दोस्तों सही ऑप्शन है ऐसी अवधि जो कारावास जो 3 वर्ष तक की अनाधिक ना हो। सही ऑप्शन हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। किसी चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त का बलात् परीक्षण अधिकृत नहीं है, केवल उसकी अपनी सहमति से ही अधिकृत है। स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए विवश करने की कोटि में आता है, विधि द्वारा प्राधिकृत है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, विधि द्वारा प्राधिकृत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। आप सब लोग जानते होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपने अपने कॉलेज में भी इसे कई बार देखा सुना होगा। 24 घंटे से अधिक अवधि के लिए बिना मजिस्ट्रेट की विशेष आज्ञा के 24 घंटे की अवधि से अधिक अवधि के लिए यदि उसे बिना वारंटी के गिरफ्तार किया गया है, 90 दिवस से अवधि के लिए, 15 दिवस की अवधि के लिए,
और दोस्तों 42 का सही ऑप्शन है, बिना मजिस्ट्रेट की विशेष आज्ञा के 24 घंटे की अवधि से अधिक के लिए यदि उसे बिना वारंटी की गिरफ्तार किया गया है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति की मांग किसी भी ऐसे व्यक्ति से कर सकता है जिस व्यक्ति को बलवा करने का दोषी पाया गया हो। जब वह व्यक्ति कोई अपराध कारित करने वाला हो, जब वह व्यक्ति गृहहीन व्यक्ति हो, और जैसा व्यक्ति ऐसी सूचना प्राप्त होने पर कि उस व्यक्ति द्वारा शांति भंग किया जाना संभव हो। 43 का सही ऑप्शन है, ऐसी सूचना प्राप्त होने पर कि उस व्यक्ति द्वारा शांति भंग किया जाना संभव हो, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट पर शांति रखने के लिए प्रतिभूति की मांग कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 44, कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग न्याय किसी भी अभियुक्त को किसी पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध करने के लिए अनुज्ञा दे सकता है केवल निम्न अधिकतम अवधि के लिए 15 दिवस, 90 दिवस, 24 घंटे, 10 दिवस। तो कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग किसी भी अभियुक्त को किसी पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध रखने के लिए दे सकता है दोस्तों। तो उसकी अवधि जो है वो है 15 दिन, ठीक 15 दिवस। ये ऑप्शन सही होगा। ध्यान रखिएगा, मोस्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आइए 45, किसी भी अपराध का संज्ञान लिया जा सकता है केवल सत्र न्यायालय के द्वारा ही, केवल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा ही, केवल प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा ही, किसी भी मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग अथवा मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग जो उससे हेतु विशिष्ट रूप से अधिकृत किया गया हो। दोस्तों सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, किसी भी मजिस्ट्रेट, ठीक है, यहाँ पर सही ऑप्शन होगा किसी भी मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग अथवा द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट जो उस हेतु विशिष्ट रूप से अधिकृत उसे किया गया हो, ठीक है। आइए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 46, यदि यह कहा जाता है कि कोई भी सत्र न्यायालय किसी भी न्यायारंभिक अधिकारिकता वाले न्यायालय के रूप में किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता, तब निम्न में से कौन सा उत्तर सही होगा। यह कहना गलत है। केवल ऐसे न्यायालयों जिनमें सहायक सत्र न्यायाधीश पीठासीन होते हैं के ही बारे में सत्य होगा, बिना किसी अपवाद के सत्य है। विधि द्वारा उपबंधित कुछ अपवादों को छोड़कर सही है। 46 का सही ऑप्शन है हमारा, विधि द्वारा उपबंधित कुछ अपवादों को छोड़कर सही है, ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, धारा 207, 208 या 208 सीआरपीसी के अंतर्गत अभियुक्त को प्रतिलिपियां प्रदेय की जाती है मजिस्ट्रेट द्वारा, सहायक लोक अभियोजक द्वारा, परिवादी द्वारा। दोस्तों जो प्रतिलिपियां प्रदान की जाती हैं वो की जाती हैं मजिस्ट्रेट द्वारा। ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मजिस्ट्रेट की शपथ पर यह कथन करता है कि उसने बा को क्लब से शाह को मारते देखा था। बाद में सत्र न्यायालय के समक्ष ये शपथ पर यह कहता है कि बा ने शाह को कभी नहीं दे मारा। अब यदि मिथ्या साक्ष्य के अपराध के लिए आ का अभियोजन किया जाता है तब कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्या अभियोजन के पूर्व यह ज्ञात करना आवश्यक होगा कि दोनों में से कौन सा कथन मिथ्या था। आ को तभी सजा हो सकेगी जब यह सिद्ध हो जाए कि दोनों में से कौन सा कथन मिथ्या था। उसका अभियोजन विधि की दृष्टि से दोषपूर्ण होगा। आ पर अनुकल्प में आरोप लगाया जा सकता है और चाहे यह ना सिद्ध हो सके कि दोनों विरोधी कथनों में से कौन सा कथन मिथ्या था, फिर भी उसे मिथ्या साक्ष्य देने का दोषी ठहराया जा सकता है। तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 49, ऐसे मामलों में जहां अपराध केवल अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य ही है वहां उन्मोचन का आदेश दे सकता है। कौन। 49 का सही ऑप्शन कोई नहीं, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। वह मजिस्ट्रेट इसे मामला सेशन सुपुर्द करना है या सत्र न्यायालय द्वारा। 49 का सही ऑप्शन है हमारा सत्र न्यायालय द्वारा, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। उन अपराधों के मामलों में जहां आरोप की विरचना आवश्यक है, आरोप की विरचना के पश्चात विचरण में क्या है, अभियुक्त को उन्मोचित किया जा सकता है। अभियुक्त को केवल उन्मोचित अथवा दोषी ही ठहराया जा सकता है। अभियुक्त को केवल दोषी ठहराया जा सकता है या दोष मुक्त किया जा सकता है। अभियुक्त को दोषी ठहराया जा सकता है और या उन्मोचित अथवा दोष मुक्त किया जा सकता है। 250 का सही ऑप्शन है, अभियुक्त को केवल दोषी ठहराया जा सकता है या दोष मुक्त किया जा सकता है। सही ऑप्शन है हमारा सी, गा। दोस्तों ये हमारे 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 51 की ओर। जब कोई व्यक्ति किसी मजिस्ट्रेट के आदेशों के अंतर्गत बंदी गृह में निरुद्ध है और उससे कोई दूसरा मजिस्ट्रेट अपने समक्ष आरोप का उत्तर देने के लिए बंदी गृह के भारसाधक अधिकारी को उसे प्रस्तुत करने का आदेश देता है, तब उस व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए या नहीं, यह बंदी गृह के भारसाधक अधिकारी पर निर्भर करता है। बंदी गृह का भारसाधक अधिकारी खा यदि वह व्यक्ति इच्छुक है तभी और अवश्य ही प्रस्तुत करेगा। बंदी गृह का भारसाधक अधिकारी उसे प्रस्तुत करने हेतु बाध्य नहीं होगा यदि जेल 15 किलोमीटर से अधिक दूर है और यदि वह सुपुर्दी की विचरण का अथवा प्राथमिक अन्वेषण के दौरान बंदी है, तब बंदी गृह का ये वह भारसाधक अधिकारी उसे दूसरे मजिस्ट्रेट के आदेश का पालन करने से परिविरत हो रहेगा। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हमारा डी होगा, सही ऑप्शन डी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। साक्ष्य अभियुक्त अथवा उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में ही ली जानी चाहिए कि आप इस पर क्या कहेंगे कि वह एक अंतिम नियम है, ये है एक अंतिम नियम है, ऐसा कोई नियम नहीं है, ये केवल वांछनीय है, अभियुक्त के अभिव्यक्त रूप से उपबंधित कुछ अपवादों को छोड़कर यह एक असामान्य नियम है। तो 52 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अभिव्यक्त रूप से उपबंधित कुछ अपवादों को छोड़कर यह एक सामान्य नियम है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 53। आपको मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया जाकर 4 वर्ष से कठोर कारावास की सजा से दंडित किया गया। उसी मजिस्ट्रेट के अपनी सजा निलंबित करने हेतु आवेदन द्वारा निवेदन करता है कि उस मजिस्ट्रेट को तब निम्न में से कौन सी कार्रवाई अपनानी होगी। आधिकारिकता का अभाव होने से आवेदन का निरस्तीकरण, यदि वह उचित समझता है तब उसे मंजूर करना, अब यदि अभियुक्त विचारण के दौरान जमानत पर था तब उसका आवेदन का स्वीकार करना, सत्र न्यायालय को वह आवेदन घोषित करना। दोस्तों 53 का सही ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, आधिकारिकता नहीं थी इस कारण से आवेदन का निरस्तीकरण करना। ठीक है, सही ऑप्शन हमारा ए होगा। आइए 54। यदि कोई अभियुक्त अपना विचारण नागपुर में न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चल रहा है, अपना मामला पटना के मजिस्ट्रेट के न्यायालय में हस्तांतरित करना चाहता है, तब उसे आवेदन देना होगा। नागपुर के मजिस्ट्रेट के न्यायालय में, पटना के मजिस्ट्रेट के न्यायालय में, दोनों राज्यों के उच्च न्यायालय में, भारत के उच्चतम न्यायालय में। जब 2 या अधिक राज्यों का मामला हो, अब यहाँ पर विचारण कहाँ पर चल, नागपुर में चल रहा था, ठीक है, पटना के मजिस्ट्रेट में स्थानांतरित करना चाहता है तो नागपुर महाराष्ट्र और ये का हो जाएगा पटना बिहार का। तो ऐसे स्थिति में दोस्तों उसे आवेदन करना होगा तो सुप्रीम कोर्ट में करना होगा, भारत के उच्चतम न्यायालय में। सही ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 55। चोरी का एक अपराधी था या अभियुक्त था, अपनी गिरफ्तारी के बाद वह 90 दिवस तक निरोध में रहा। उसके पश्चात वह 360 दिवस की कारावास भुगतने की सजा से दंडित हुआ। क्या वह मुजराई का हकदार होगा?
नहीं। हाँ पूरे 90 दिन की, हाँ परंतु केवल 30 दिन की, और एक और ऑप्शन है हमारा हाँ केवल 45 दिन की। दोस्तों इसका 55 का सही ऑप्शन है हमारा हाँ पूरे 90 दिन की, सही ऑप्शन या बी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, और ये हमारा CRPC भी कंप्लीट हुआ, दो हमारे महत्वपूर्ण एक्ट हुए। तीसरा महत्वपूर्ण एक्ट की ओर चलते हैं। आइए है हमारा एविडेंस एक्ट। 56 क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। कोई भी मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो, तथ्य नहीं है, तथ्य है, तथ्य से अन्य एक दशा है, तथ्य नहीं वरन एक चित्त की एक स्थिति है। दोस्तों ये एक तथ्य है, ये क्या है, एक तथ्य है, फैक्ट है। सही ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 56 का बी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति की कुछ ख्याति है, ये एक है, ये क्या है, ये भी क्या ये एक तथ्य है, तथ्य एक से अन्य दशा है, तथ्य नहीं है। दोस्तों ये भी एक ख्याति एक तथ्य है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, वहाँ पर बी सही होगा, ठीक है, यहाँ पर ए सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। निम्न चार में से कौन सा एक कथन सही है? उपहासांकन केचर एक दस्तावेज है। पत्थर पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज नहीं, ये भी दस्तावेज है। फोटो चित्र दस्तावेज है, ये भी दस्तावेज है। मानचित्र दस्तावेज है, ये भी दस्तावेज है, और इनमें लिखा है नहीं नहीं। और दोस्तों यहाँ पर सही ऑप्शन है, वो सभी सही ऑप्शन है, लेकिन नहीं नहीं होने के कारण ये हमारा एक सही होगा, ठीक है। नहीं है यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, और ये सब क्या है, दस्तावेज हैं, ठीक है। तो हमारा ये उपहासांकन कैरिकेचर एक क्या है, दस्तावेज है, ये सही ऑप्शन है। बाकी में नहीं नहीं लगाए तो ये हमारे नहीं सही ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। तथ्य नासाबित का अर्थ क्या है? कि वह तथ्य सिद्ध नहीं हुआ है, कि वह तथ्य सिद्ध हुआ है, कि किसी अतथ्य का अस्तित्व अधिक अधिसंभव है, कि न्यायालय को ये विश्वास है कि तथ्य अस्तित्व में ही नहीं है। और दोस्तों नासाबित का अर्थ है कि न्यायालय को यह विश्वास है कि वह तथ्य अस्तित्व में ही नहीं है। सही ऑप्शन यहाँ पर 59 का 59 का डी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 60। बा की जहर द्वारा हत्या के लिए आ का विचारण हो रहा था। विचारण के दौरान यह तथ्य कि जैसा बा को दिया गया था उसी के समान एक जहर आने बा की मृत्यु की पूर्व प्राप्त किया था, कि जहर के लक्षण प्रकट होने की पूर्व बा के स्वास्थ्य की दशा बवाद सुसंगत नहीं है। ये दोनों ही तथ्य सुसंगत हैं। इनमें से पहला तथ्य सुसंगत, दूसरा नहीं। इनमें से दूसरा तथ्य सुसंगत परंतु पहला नहीं। दोस्तों दोनों ही तथ्य सुसंगत हैं। सही ऑप्शन यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दोनों ही तथ्य सुसंगत हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 61। निम्न चार में से कौन सा कथन सही है? स्वीकृतियां किसी कार्रवाई के केवल पक्षकारों द्वारा ही किए गए कथन होते हैं? नहीं। स्वीकृतियां केवल अभियुक्त द्वारा किए गए कथन होते हैं? नहीं। स्वीकृतियां केवल सिविल कार्रवाइयों के किसी एक पक्षकार द्वारा किए गए कथन ही होते हैं? नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा हमारा है कि स्वीकृतियां के अंतर्गत यह कथन आते हैं जो ऐसे व्यक्तियों के होते हैं जिनकी स्थिति किसी बात की किसी पक्षकार के विरुद्ध सिद्ध की जानी चाहिए। दोस्तों सही ऑप्शन है हमारा डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। एक अभियुक्त एक जंगलात के अधिकारी जिन्हें पुलिस अधिकारी की शक्तियां चालान प्रस्तुत करने की शक्तियां को छोड़कर विनिहित है और है कि समक्ष एक संस्वीकृति करता है। विचारण के दौरान उस संस्वीकृति की ग्राह्यता के संबंध में प्रश्न उठाया जाता है, तब किए गए निम्न तर्कों में से कौन सा सही है? इस प्रकार दी गई संस्वीकृति साक्ष्य में ग्रहण योग्य है। वास्तविक संस्वीकृति साक्ष्य में ग्रहण योग्य नहीं है। वह ग्रहण योग्य नहीं है क्योंकि यह वह पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई और संस्वीकृति की श्रेणी में आती है। वह केवल इसलिए ग्रहण योग्य थी क्योंकि जंगलात का वह संबंधित अधिकारी उस मामले में शिकायतकर्ता नहीं था। दोस्तों वह यह ग्रहण योग्य नहीं है क्योंकि वहाँ पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई। सही ऑप्शन हमारा सी होगा।
63 क्वेश्चन, निम्न चार में से कौन सा एक कथन सही है? स्वीकृतियां निश्चय सबूत है। स्वीकृतियां केवल खंडन योग्य अवधारणाओं को बढ़ाती हैं। स्वीकृतियां स्वीकृत तत्वों का सबूत नहीं है। और स्वीकृतियां कुछ उपबंधों के अधीन विबंध के रूप में परिवर्तित होती है। 63 का सही ऑप्शन दोस्तों हमारा स्वीकृतियां कुछ उपबंधों के अधीन विबंध के रूप में परिवर्तित होती हैं। सही ऑप्शन डी। दोस्तों अब मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, थोड़ा गला सूख गया है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 64। आइए दोस्तों अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 64 पर। सक्षम न्यायालय के निर्णय, आदेश या अजप्तियाँ वह जो कि कुछ कथन करते हैं उसका कभी भी निश्चय सबूत नहीं होते। वह जो कुछ कथन करते हैं उसका हमेशा निश्चय सबूत होते हैं। वह जो कुछ कथन करते हैं उसका हमेशा तब तक निश्चय सबूत होते हैं जब तक वहाँ साबित ना हो कि वहाँ कपट द्वारा प्राप्त किए गए हैं। वह जो कुछ कथन करते हैं उसका कुछ विषयों के लिए निश्चय सबूत होते हैं और कभी कभी केवल सुसंगत साक्ष्य, परंतु निश्चय सबूत नहीं। ये ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 65। निम्न तथ्यों में से किन को साबित करने की आवश्यकता नहीं है? तथ्य जो स्वीकृत नहीं है, तथ्य जो न्याय का अपेक्षा अयोग्य है, तथ्य जो किसी दस्तावेज की विषय वस्तु हैं, तथ्य जो विवादित हैं। सही ऑप्शन दोस्तों हमारा यहाँ पर बी होगा, तथ्य जो न्यायिक अपेक्षा योग्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 66। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 81 ये उपबंध करती है कि प्रत्येक दस्तावेज जो सरकारी गजट होना तात्पर्य है कि मौलिकता न्यायालय द्वारा उद्धारित की जानी चाहिए। क्या इसका ये अर्थ है कि न्यायालय को उसे साबित करने हेतु किसी साक्ष्य की अनुमति नहीं देनी चाहिए? न्यायालय उसे साबित करने के लिए कह सकता है। न्यायालय यदि उचित समझे तब उसकी मौलिकता को सिद्ध मान सकता है। न्यायालय को उसकी मौलिकता सिद्ध हुई माननी चाहिए जब तक कि वह ना साबित कर दी जाती है। दोस्तों हमारा 66 का सही ऑप्शन डी होगा। न्यायालय को उसकी मौलिकता सिद्ध हुई माननी चाहिए जब तक कि वह ना साबित कर दी जाती है। ठीक है, ये 66 क्वेश्चन हुए। आइए 67 देखते हैं। लंबे समय से एक भूमि के अधिपत्य में था, वह बा द्वारा अपने पक्ष में 35 वर्ष पूर्व संपादित एक विक्रय पत्र प्रस्तुत करता है। ऐसे मामले में न्यायालय यह उद्धारित कर सकता है कि वह समग्र रूप से संपादित एवं अनुप्रमाणित था। न्यायालय तब तक उद्धारित नहीं कर सकता जब तक कि वह बाकी प्रस्तुत ना हो चुकी हो, उसे प्रस्तुत ना किया जा सकता हो। न्यायालय तब तक समग्र अनुप्रमाणित होना उद्धारित नहीं कर सकता जब तक कि उसकी कोई भी अनुप्रमाणक साक्षी जीवित था और प्रस्तुत किया जा सकता था। न्यायालय को यह अवधारणा करनी होगी कि वह समग्र रूप से संपादित एवं अनुप्रमाणित था। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है हमारा 67 का ऑप्शन नंबर ए। न्यायालय यह अवधारित कर सकता है कि वह समग्र रूप से संपादित एवं अनुप्रमाणित था। सही ऑप्शन है हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। ठीक है, हत्या का अभियुक्त है और उसका अभिभाषक यह सफाई प्रस्तुत करता है कि चित्त विकृति के कारण वह अपने कृत्य की प्रकृति का ज्ञान नहीं रखता था। ऐसे मामले में क्या है? सही ऑप्शन बताना है 68 का। साबित चित्त विकृत करने का भार आप पर होगा। भैया वो पागल है या नहीं है ये ऐसा सब वकील कहता है तो उसको यही बात साबित करनी होगी, इसे उसे ही करनी होगी आपको। ठीक है, साबित करने का भार अभियोजन पर होगा नहीं। ठीक है, किस पर होगा? ए पर होगा। तो सही ऑप्शन यहाँ पर हमारा दोस्तों ए है। और यदि दोस्तों मैं इन क्वेश्चनों को आपको डिटेल में समझाऊंगा तो बहुत ज़्यादा मेरा वीडियो लंबा जाएगा। और इसलिए मैं इसे फास्ट में अपने यहाँ पर आपसे समझाने मतलब क्वेश्चन लगवा रहा हूँ मैं ना,
और आप बोलते हैं तो हम समझाने की कोशिश करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 69। बीमे की एक पॉलिसी माल जो कलकत्ते से लंदन के जहाज़ों में है प्रभावशील की जाती है। माल को जो एक विशिष्ट जहाज़ को लापता हो जाता है भेजा जाता है। बीमा कंपनी ये तथ्य सिद्ध करना चाहती है कि उक्त विशिष्टियाँ जहाज़ को मौखिक रूप से पॉलिसी से आपादित किया गया था। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 से। आइए देखते हैं बीमे की एक पॉलिसी माल जो कलकत्ते से लंदन के जहाज़ों में है प्रभावशील की जाती है। माल जो एक विशिष्ट जहाज़ जो लापता हो जाता है में भेजा जाता है। बीमा कंपनी की यह तथ्य सिद्ध करना चाहती है कि उक्त विशिष्ट जहाज़ को मौखिक रूप से पॉलिसी आपादित किया गया था। आइए देखते हैं 69 का सही ऑप्शन क्या है। बीमा कंपनी को साबित करना होगा। न्यायालय उसकी अवधारणा चाहे तो कर सकती है। ये तथ्य सिद्ध नहीं किया जा सकता। वादी को हिसार ना साबित करना होगा। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी गा, वह तथ्य सिद्ध नहीं किया जा सकता। आइए क्वेश्चन नंबर 70। लिखित में बा से करार करता है विक्रय का 1000 रुपये में मेरे सफ़ेद घोड़े का और के पास एक सफ़ेद घोड़ा एक भूरा घोड़ा है उस मामले में। आइए देखते हैं ऑप्शन। ये दर्शाने के लिए कि का तात्पर्य अपने भूरे घोड़े को कभी बेचने का नहीं था। किसी साक्ष्य को देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी साक्ष्य दी जा सकती है कि बा ने भूरा घोड़ा क्रय करने का तय किया था। सी, न्यायालय उपधारित करेगा कि केवल सफ़ेद घोड़ा विक्रय होना था। डी, न्यायालय चाहे तो उपधारित कर सकता है कि सफ़ेद घोड़ा विक्रय नहीं होना था। दोस्तों सही ऑप्शन है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। ये दर्शाने के लिए कि का तात्पर्य अपने भूरे घोड़े को कभी बेचने का नहीं था। किसी साक्ष्य को देने की आवश्यकता उसे नहीं है। सही ऑप्शन हमारा ये ए होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। लिखित में करार करता है बा को अपना घोड़ा विक्रय करने का 1000 रुपये या 1500 रुपये में। अब दो ऑप्शन है, देखिए दोस्तों इसको समझिएगा, 1000 रुपये में या 1500 रुपये में। ये दर्शाने हेतु क्या मूल्य दिया जाना चाहिए साक्ष्य नहीं दिया सकता। आपको ये सिद्ध करना होगा कि 1500 रुपये अदा किए जाने थे। अब आपको ये सिद्ध करना होगा कि दोनों मूल्यों में से कौन सा मूल्य अदा करना था। और डी, बा को सिद्ध करना होगा कि 1000 रुपये अदा किए जाना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर दो मूल्य हैं और ये दर्शाने हैं तो क्या मूल्य दिया जाना चाहिए था का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। इसका भी ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए होगा सही। ठीक है। आइए 72। एक मुख्य साक्षी खुले न्यायालय में उत्तरों को लिखकर अपनी साक्ष्य देता है, क्या कहलाता है। ऐसा साक्ष्य कोई साक्ष्य नहीं होगी। उसकी साक्ष्य को मौखिक साक्ष्य समझा जाएगा। उसकी साक्ष्य दस्तावेजी साक्ष्य होगी। उसकी साक्ष्य को लिखित प्रखादन समझा जाएगा। और दोस्तों जो गूंगा व्यक्ति है वो खुले न्यायालय में अपने बोल नहीं सकता तो लिख सकता है, जो लिख कर देता है तो ऐसा साक्ष्य मौखिक साक्ष्य समझा जाएगा। इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। न्यायालय में जब एक 6 वर्षीय बालक साक्ष्य देता है तो उसकी साक्ष्य कोई साक्ष्य नहीं होगी। उसकी साक्ष्य तभी गृह होगी जब वह अपने संरक्षक के साथ हो। वह सक्षम साक्षी नहीं है। वह सक्षम साक्षी होगा यदि न्यायालय का ये विचार था कि वह प्रश्न को पूर्णतः समझता था और उत्तर दे रहा था। ठीक है। यदि वो परिपक्व है, यदि वो चीज़ों को समझ सकता है, यदि उसकी उम्र इतनी कम होने के बाद भी यदि उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी है तो दोस्तों हो सकता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। और सक्षम साक्षी होगा यदि न्यायालय का ये विचार था कि वह प्रश्न को पूर्णतः समझता था और युक्ति संगत उत्तर दे रहा था। ठीक है। तो उसके हाव भाव से या उसके शब्दों से यह अनुमान लगाया जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। एक चोरी के तत्काल बाद आग के आधिपत्य में माल पाया जाता है। एक चोरी हुई, उसके तत्काल बाद आग के पास क्या पाया गया, कब्जे में माल पाया गया। तब वह न्यायालय उपधारित कर सकेगा कि वह चोर था या चुराए गए माल का प्रपक था। न्यायालय उपधारित करेगा कि वह निचोर था। न्यायालय को यह उपधारित करना होगा कि वह चुराए गए माल का प्रपक था। किसी भी तथ्य को सिद्ध करने का आधार अभियोजन पर नहीं होगा। दोस्तों ऐसा यदि होता है तत्काल बाद तो हो सकता न्यायालय उपधारित करेगा कि वह चोर था और चुराए गए माल का प्रपक
था। यह ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 75 देखते हैं। एक मुवक्किल आ अपने अधिवक्ता बा को बताता है कि वह सा की एक खास संपत्ति चाहता है और उस हेतु एक दस्तावेज की कूट रचना करेगा तथा बा उसको उस आधार पर दावा करने में तो इसकी सहायता करनी होगी। तो ऐसी संसूचना विशेषाधिकार प्राप्त संसूचना है। ऐसी संसूचना बाबाद साक्ष्य वर्जित है। अधिवक्ता बा अपने मुवक्किल के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता। ऐसी संसूचना प्रकट करने से सुरक्षित नहीं होती है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है हमारा 75 का सही ऑप्शन है कि ऐसी संसूचनाएं प्रकटीकरण से सुरक्षित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। और ये हमारे 75 क्वेश्चन हुए दोस्तों आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस से, और संविधान हमने छोड़ यहाँ पर स्किप किया। आइए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अध्याय, नेक्स्ट एक्ट की ओर। ये एक्ट हमारे वीडियो में हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम इसे हटा रहे हैं। अगला हमारा आ रहा है SC/ST एक्ट 1989। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत शब्द अत्याचार का अर्थ क्या है? गैर हिंदुओं को हिंदुओं में मंदिर में प्रवेश से निवारित करना नहीं। ये उक्त अधिनियम ही धारा 13(3) के अंतर्गत दंडनीय कोई भी अपराध। वेरी गुड, सही ऑप्शन है। सही ऑप्शन दोस्तों हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी। उक्त अधिनियम की ही धारा 3 के अंतर्गत दंडनीय कोई भी अपराध। देखिए धारा 3 में जो अपराध बताए गए हैं 27 ना, और हमारे सब अलग, तो इस तरह दोस्तों सही ऑप्शन हमारे 3 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। क्या अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत दंड अभिनिर्णित करने वाला न्यायालय किसी व्यक्ति को कारावास की सजा अभिनिर्णित करने के साथ ही उसकी संपत्ति के भी समापन का आदेश दे सकता है? क्या सही होगा? हाँ, नहीं, हाँ परंतु केवल तभी जबकि वह अभिनिर्णित कारावास की सजा 6 माह से कम की हो। हाँ परंतु केवल तभी जबकि अधिनिर्णित कारावास की सजा 3 माह से कम की हो, तो समापन का आदेश दे सकता है। ये इसका ऑप्शन सही होगा डी, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन निम्न न्यायालयों में से किस एक के द्वारा संज्ञान योग्य है? न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रथम वर्ग द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा, केवल उच्च न्यायालय, केवल सत्र न्यायालय या कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा। सही ऑप्शन होगा ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के विचारण की विधिक आधिकारिकता निम्न में से किसको है? विशेष न्यायालय को है, जिला मजिस्ट्रेट को है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को है? दोस्तों इसका सभी आप सही का ऑप्शन सही होगा सभी का आपका कि किसको है? विशेष न्यायालय को है। सही ऑप्शन दोस्तों हमारा ए होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। यदि किसी व्यक्ति को ये विश्वास करने का कारण हो कि उससे अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है, तब वह निम्न अदालतों में से किसको अपनी अग्रिम जमानत सीआरपीसी की धारा 438 हेतु आवेदन कर सकता है? किसको कर सकता है दोस्तों? 84 का सही ऑप्शन देखिए। उच्च न्यायालय को, सत्र न्यायालय को, विशेष न्यायालय को, इन तीनों में से किसी को नहीं, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन ही नहीं है जमानत का, तो इसमें से किसी को नहीं। हमारा सही ऑप्शन होगा डी, किसी को नहीं। आइए दोस्तों नेक्स्ट हमारा एक्ट है आर्म्स एक्ट आयुध अधिनियम। क्या विस्फोटक पदार्थ का किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिपत्य आयुध अधिनियम 1959 के अंतर्गत प्रतिबंध है? आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर, हाँ, बिना किसी अपवाद के। ठीक है, यदि किसी के पास युक्त अधिनियम के अंतर्गत और किसी पदार्थ हेतु वैध अनुज्ञप्ति हो तब नहीं। सही है। यदि वह धार्मिक समारोह हेतु तब उसके पास मामले में नहीं, लोक सेवकों के मामले में नहीं। दोस्तों 85 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। यदि किसी के पास युक्त अधिनियम के अंतर्गत और उसी पदार्थ हेतु वैध अनुज्ञप्ति हो तब नहीं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। क्या किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा 8 इंच लंबे फल वाले ताजे धार के चाकू का अधिपत्य आयुध अधिनियम 1959 के अंतर्गत एक अपराध होता है? हाँ, यदि सरकार ने वैसा विज्ञप्ति किया हुआ है
और उस व्यक्ति के पास उसके लिए आयुक्त अधिनियम के अधीन कोई वैध अनुज्ञप्ति भी नहीं है। हाँ यदि वह व्यक्ति उसे सार्वजनिक स्थान में धारण करता है। हाँ सभी मामलों में नहीं। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है हाँ, यदि सरकार ने वैसा भी जब्त किया हुआ है और उस व्यक्ति के पास उसके लिए आयुक्त अधिनियम के अधीन कोई वैध अनुज्ञप्ति भी नहीं है। यह ऑप्शन हमारा ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। आयुक्त अधिनियम 1959 की धारा 27 के अंतर्गत दंडनीय एक अपराध के लिए अभियोजन किया गया था, परंतु जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी के अभाव के कारण अभियोजन असफल हो गया था। क्या बाद में मंजूरी प्राप्त करके उसका पुनः नवीनीकरण हो सकता है? आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर नहीं, यदि पूर्व वाले विचारण में उसे दोष मुक्त किया गया था। नहीं, चाहे उसे पूर्व वाले मामले में उन्मोचित किया गया था। हाँ, यदि उसे पूर्व वाले न्यायालय विचारण में केवल उन्मोचित किया गया था। हाँ, चाहे उसे पूर्व वाले विचारण में भले ही दोष मुक्त किया गया था। 87 का सही ऑप्शन दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, नहीं, यदि पूर्व वाले विचारण में उसे दोष मुक्त किया गया था। यह हमारा ए ऑप्शन सही होगा। आइए 88, निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? आयुक्त अधिनियम के अधीन समस्त अपराध संज्ञान योग्य है। दोस्तों यही सही है, बाकी पढ़ने से मतलब नहीं है। चलो आइए देखते हैं, आयुक्त अधिनियम के अधीन समस्त अपराध संक्षेप में विचरण योग्य है। नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी ऑप्शन हम देख लेंगे। अपराध ठीक है, समस्त अपराध संज्ञान योग्य है। बाकी दो ऑप्शन और हैं। आयुक्त अधिनियम के अंतर्गत समस्त अपराध केवल विशेष न्यायालय द्वारा विचरण योग्य हैं और आयुक्त अधिनियम के अधीन समस्त अपराध जमानती हैं। दोस्तों ये सब गलत हैं, हमारा पहला ऑप्शन सही है। आइए नया एक्ट देखते हैं, NDPS एक्ट देखते हैं। कैनाबिस सेटाइवे हेम्प की पत्तियां होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों? 89 का सही ऑप्शन बताना है। एक मादक औषधियाँ होती हैं, सौपक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अधीन एक प्रतिबंधित पदार्थ है, या फिर ये एक सौपक औषधि है या एक मन प्रभावी पदार्थ है। और दोस्तों इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, एक सौपक औषधि है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। निम्न चार कर्तों में से कौन सा एक कर्त सौपक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत अपराध है? पत्तियों से विनिर्मित भांग को आधिपत्य में रखना तथा पीना, अवैध रूप से आसूत की गई मदिरा का सेवन करना, गांजे का सेवन करना और बिना अनुज्ञप्ति की मदिरा का। ठीक है, तो दोस्तों सही ऑप्शन है, अपराध है वो है गांजे का सेवन करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य हेरोइन के नाम से पुकारे जाने वाला पदार्थ कौन सा है? वो एक है, कौन सा है दोस्तों? मादक औषधि है, सौपक औषधि है, मन प्रभावी पदार्थ है, कैनाबिस है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92। सामान्य हीरोइन ये तो हो गया ना, 92 देखते हैं। सौपक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत दंडनीय अपराध विचार योग्य है द्वारा, किसके द्वारा विचारणा योग्य है भैया? केवल उच्च न्यायालय के द्वारा, केवल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा, विशेष न्यायालयों और उनके गठन तक सत्र न्यायालय के द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा। 292 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, विशेष न्यायालयों के और उनके गठन तक सत्र न्यायालय। आइए 93 देखते हैं। सौपक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध के संबंध में जब वह विश्वसनीय करने योग्य समुचित कारण हो कि अभियुक्त अपराध का दोषी है तथा लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, तब निम्न में से किस अभियुक्त की जमानत स्वीकार नहीं की जाएगी? सभी अभियुक्तों की, किसी की भी नहीं। ऐसे किसी भी अपराध के अभियुक्त की जो केवल मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा का दंडनीय है। और डी, ऐसे किसी भी अपराध के अभियुक्त की जो 5 वर्ष अथवा अधिक के कारावास की सजा से दंडनीय हो। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन यहाँ पर डी होगा।
ये हमारे एक्ट कंप्लीट हुए। आइए नया एक्ट हमारा एमपी का देखते हैं, लोकल एक्साइज एक्ट। देसी मदिरा विदेशी मदिरा के मध्य अंतर निर्भर करता है। कौन करता है दोस्तों? 94 का सही ऑप्शन बताना है। तेजाबी विषय वस्तु पर, उपयोग किए गए मक्सार की किस्मों पर, मदिरा बनाने हेतु आश्रित पदार्थ पर, राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणा पर। तो दोस्तों सही ऑप्शन है इसका, राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणा पर निर्भर करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 95। निम्न में से कौन सा एक कृत्य धारा 34 मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत दंडनीय है? किसी भी मात्रा में मादक वस्तु का अधिपत्य, एक निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में मादक वस्तु का अधिपत्य, अफीम का अधिपत्य या कोका का पत्तियों का अधिपत्य। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 95 का, एक निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में मादक वस्तु का अधिपत्य। ठीक है, जो मात्रा दी गई सीमा से अधिक रखना, यहाँ पर अधिक रखना अधिपत्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 96। निम्न चार में से कौन सा एक मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 36 के अंतर्गत दंडनीय है? किसी भी मात्रा में देसी मदिरा का अधिपत्य, एक निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में विदेशी मात्रा का अधिपत्य, और किसी भी मात्रा में अवैध रूप से आसूत की गई मदिरा का अधिपत्य और अफीम के बीजों का अधिपत्य। दोस्तों सही ऑप्शन है किसी भी मात्रा में अवैध रूप से आसूत की गई मदिरा का अधिपत्य। यह ऑप्शन यहाँ पर सी हमारा सही होगा। ठीक है, गा। और ये दोस्तों 96 हमारे क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने देखे। ठीक है, और पहले एग्जाम में हमारे पास इनसे कितने क्वेश्चन पूछे जाते थे दोस्तों? 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे। अभी हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुए। अगला एक से हमारे जो है वो हमारे इसमें सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने 4 क्वेश्चन यहाँ पर उसके छोड़ दिए हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने यदि अच्छा लगा है प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग।